हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल पाकिस्तानी ऑनेस्ट रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं मुबश्शिर। सो गाइस, वीडियो का जो टाइटल है वो है व्हेन इंडिया रूल्ड द वर्ल्ड। मतलब इंडिया कब मतलब दुनिया पे राज करेगा। तो बहुत ही एक इंटरेस्टिंग किस्म की ये वीडियो आने लगी है। सॉरी भाई, वो खांसी आ गई है। तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग किस्म की गाइस ये वीडियो आने लगी है। आखिर तक लाजमी देखिएगा कि कब भारत करेगा राज। काउंटडाउन करते हैं, 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। आज यूएस जितना अमीर है ना, 1700s में हम उससे भी ज्यादा अमीर हुआ करते थे। यूएस से भी भारत तब एक सोने की चिड़िया क्यों? नहीं नहीं बल्कि थे? सोने का चील हाँ, था, हाँ, जो था। बाकी देशों के मुकाबले आसमान की ऊंचाइयों में अपने पंख लहरा रहा था। लेकिन आज रुपए को अमेरिकन डॉलर का गुलाम बुलाया जाता है। इतिहास में पहली बार अमेरिकी डॉलर के मुकाबले मतलब भारतीय रुपए अंग्रेजों के लूटने 80 से के पार पहले चला गया। भारत आज अमेरिका से के जमीन एक प्रेसिडेंट बदलते ही हमारे रुपीस की कीमत ताश के पत्तों के जैसे बिखर जाती है। Today, the rupee suffered its worst single-day drop in close to 2 months. आज अमेरिका बड़े ही घमंड के साथ ये कहता है कि अगर हम चीख भी मारे ना तो पूरी दुनिया में ठंड पड़ जाती है। Indian currency, the rupee, has been making headlines every day for the last few weeks. लेकिन क्या आपको पता है हमारी स्थिति हमेशा से ऐसे नहीं थी। आज से करीब 2000 साल पहले ना सिचुएशन इसका एग्जैक्ट उल्टा हुआ करता था। सन 77 एडी की ये बात है। रोमन ऑथर प्लाइनी अपने किताब में एक शिकायत जारी करते हैं। हमारे राज्य की औरतों को भारत में बने कपड़े और मोती इतने ज्यादा पसंद आ गए हैं कि इनके चक्कर में हमारे साम्राज्य का सारा सोना भारत के सरजमीन पर जा रहा है। ये हमें रोमन हर एम्पायर साल ने बोला करीब था। 100 मिलियन गोल्ड कॉइंस इंडिया को देना पड़ता है और इसीलिए हमें जल्द ही इसे किसी भी हालत में रोकना होगा। इसके करीब 1500 साल बाद सन 1658 में भी एक फ्रेंच ट्रैवलर फ्रैंको बर्नियर अपने किताब में ये लिखते हैं कि विश्व का सारा कीमती चांदी और सोना पूरे दुनिया भर के देशों से घूमकर आखिर में भारत की जमीन पर इतना ही अमीर था दफन हो भारत। गया। And then fast forward to 1950s, renowned British economist Professor Angus Madison ने भी 1950 अपने कई रिसर्चेस में खुल के ये कहा है कि सन 1700s तक, यानी कि मुगलों के भी राज तक, पूरे विश्व के जीडीपी का 25% जीडीपी अकेले भारत से ही आता था। पूरी दुनिया लेकिन आज में। सुन के बुरा लगेगा, लेकिन हमारे रुपीस की औकात आज कंप्लीटली यूएस पर निर्भर हो चुकी है। हमारा देश गोल्डन भारत से मोल्टन भारत बनते जा रहा है। आपका तो फिर And अच्छा you know है, what's हमारा worse? तो- कि हम जानते भी नहीं हैं कि ये हो कैसे रहा है। मतलब जरा आप ही सोचो, ऑलमोस्ट 1600 सालों तक हम पूरे विश्व के वन ऑफ द रिचेस्ट 1700 नेशंस में से 1700 साल इनफैक्ट हमारे इंडिपेंडेंस तक भी हमारे रुपीस की वैल्यू $1 इज इक्वल टू 1 रुपीस थी। तो तब से लेकर आज सिर्फ डॉलर बहुत 77 स्ट्रांग हुआ इयर्स है। में ही हमने हमारे ही करेंसी को इतना कैसे गिरा दिया। वेल फ्रेंड्स, इन सारे सवालों के जवाब ना बहुत ही इंटरेस्टिंग है, लेकिन इन्हें जानने के लिए हमें कहानी को एकदम शुरुआत से शुरू करना होगा। मैं बात कर रहा हूं 3100 BCE से, जब हमारे देश में पूरे भारत का विश्व का इतिहास बहुत वन ऑफ बड़ा द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशंस, इंडस वैली सिविलाइजेशन का जन्म हुआ था। पहली अब दुनिया की क्योंकि कहते हैं आईवीसी में civilization थी। हमने वर्ल्ड्स अर्लीस्ट नोन शिपिंग पोर्ट्स लोथाल और सुत का गेंडोर कंस्ट्रक्ट कर लिया था, इसीलिए उस वक्त देश विदेश के कई व्यापारी इंडस वैली सिविलाइजेशन आया करते थे हमारे देश से सिल्क, टेक्सटाइल्स, आइवरी बॉक्सेस, ज्वेलरी, फिश हुक्स जैसी चीजें खरीदने के लिए, और उसके बदले में उन्हें हम चांदी जैसे कई प्रीशियस मेटल्स बहुत बार्टर अमीर थे सिस्टम में इंडिया यार। एक्सचेंज के रूप में देते थे। यहां तक स्थिति फिर भी चलो बार्टर नॉर्मल ही थी, सिस्टम था ना। लेकिन सन 321 BCE में चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में भारत की किस्मत बदल गई, ओए, ओए, क्योंकि इस दौर में हम सही मायने में एक इकोनॉमिक सुपर पावर बनकर उभरने लगे। एक्चुअली में चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में ही भारत सही मायने में एक अखंड भारत बन पाया था। उनके प्रधानमंत्री कौटिल्य की मदद से उन्होंने पूरे भारत को एक सेंट्रल गवर्नमेंट सिस्टम, यानी कि आज जैसे इंडिया में गवर्नेंस चलता है ना, ठीक इसी सिस्टम से उन्होंने उस वक्त गवर्न करना शुरू कर दिया था। उस टाइम। और इसी दौरान एक भारत की एक ही अर्थव्यवस्था हो, इसके लिए मौर्यंस ने ही हमारे देश में सबसे पहली बार करेंसी के कॉन्सेप्ट को जन्म दिया। सिल्वर कॉइंस जिन पर फ्लोरल डिजाइन्स प्रिंटेड हुआ करते थे। कुछ 700 सालों तक ऑलमोस्ट पूरे ही इंडियन सबकॉन्टिनेंट में लोग इसी सिल्वर करेंसी का इस्तेमाल किया करते 700 साल अच्छा, का। मौर्यन पीरियड में ही इंडिया में इनकम टैक्स और कस्टम ड्यूटी का कॉन्सेप्ट भी शुरू हो गया था। उस कस्टम टाइम। ड्यूटी इसीलिए क्योंकि इसी पीरियड में यार। इंडिया विश्व का आज सबसे वो बड़ा 2000 साल पहले एक्सपोर्टर भाई। बन चुका था, और इस तो बात का 2500 जिक्र प्लाइनी ने भी अपनी किताब में किया है। भारत का सबसे ज्यादा माल रोम जा रहा था, वहां इंडियन टेक्सटाइल और मोती की रोमन बहुत ज्यादा एम्पायर। डिमांड हुआ करती थी,
इसीलिए कस्टम ड्यूटी के कॉन्सेप्ट का इजाद किया गया ताकि इन एक्सपोर्टर्स से गवर्नमेंट भी पैसा बना सके। लेकिन रोम के पास ऑन दी अदर हैंड हमें बेचने लायक कोई खास चीज नहीं हुआ करती सिवाय एक सबसे कीमती चीज, सोना। और इसीलिए 6th सेंचुरी एडी के अंत तक भारत फॉरेन एक्सपोर्ट से इतना ज्यादा अमीर बन चुका था कि मौर्यन एम्पायर के बाद देश पर राज करने वाले अगले शासक गुप्ता ने तो चांदी के सिक्के हटाकर सीधे सोने के सिक्के बनाना शुरू कर दिया, इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इंडिया उस वक्त दुनिया की जीडीपी का 32% शेयर होल्ड करता है। फॉर कॉन्टेक्स्ट, आज यूएसए वर्ल्ड जीडीपी में सिर्फ 24% ही कंट्रीब्यूट करता है, हमारे मुकाबले फिर भी 8% कम। सो आई थिंक इट इज रियली सेफ टू से कि हम 6th सेंचुरी एडी तक वर्ल्ड के एक मेजर इकोनॉमिक सुपर पावर बन चुके थे, और वो भी सिर्फ कुछ ही सालों तक नहीं। हमने ये पद ऑलमोस्ट 1600 सालों तक कायम रखा। इनफैक्ट मुगलों के राज में भी हमारी जीडीपी 25% होल्ड करती थी। जानते हो ये कैसे मुमकिन था? वेल, एग्जैक्टली उसी वजह से जिस तरीके से आज चाइना इकोनॉमिक सुपर पावर बन के बैठा है। यस, मैन्युफैक्चरिंग हब बन के इंडिया का हर एक कोना कुछ ना कुछ प्रोड्यूस या मैन्युफैक्चर जरूर करता। जैसे बंगाल में सिल्क उग कर आगे बिहार, जम्मू और गुजरात जाता, वहां जाके यानी कि सूरत में वर्ल्ड फेमस सिल्क क्लोथ्स, जम्मू में शॉल और बिहार में कारपेट बनते थे। ऐसे ही राजस्थान प्रीशियस स्टोन्स, पिंक और व्हाइट मार्बल मैन्युफैक्चर करता, तो पंजाब व्हीट, गंगा प्लेन रीजन राइस, डेक्कन रीजन राइस और शुगर, और मालाबार रीजन स्पाइसेस उगाते थे। स्पाइसेस में से ब्लैक पेपर के यूरोप में बहुत ज्यादा डिमांड थी। इतनी डिमांड कि अगर आप नहीं जानते तो बस इतना समझ लो कि तब यूरोपियंस हमारे ब्लैक पेपर्स को काला सोना बोला करते थे। इंडिया ऑलमोस्ट हर चीज एक्सपोर्ट करता था, कपड़ों से लेकर फर्नीचर्स तक, जरूरी सामानों से लेकर लग्जरी आइटम्स तक, सब कुछ। और इसके बदले में पूरी दुनिया भारत को सोना चांदी दिया करती थी। इंडिया इंडस वैली सिविलाइजेशन से लेकर 1700s तक, ऑलमोस्ट मुगल पीरियड तक वर्ल्ड का वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर था। तो फिर आज कैसे हमें ट्रेड डेफिसिट नेशन बन चुके हैं? वेल, आज फ्रेंड्स मैं आपको मुगलों ने और ब्रिटिशर्स ने कैसे हमें लूटा, हमारे रॉ प्रोडक्ट्स को लेके जाके फिनिश गुड्स बना के हमसे ही कमाया, ये सारी चीजें नहीं बताऊंगा, क्योंकि हम ऑलरेडी इस पर कई वीडियोस बना चुके हैं और ये सभी चीजें हम जानते हैं। अभी के लिए फिलहाल मैं फास्ट फॉरवर्ड करना चाहता हूं 1821 में, जब भारत से लूटे सोने से ब्रिटेन ने दुनिया में एक इन्वेंशन किया। ब्रिटेन ने इस भारत से लूटे सोने से अपने देश में एक नया करेंसी एक्सचेंज सिस्टम ही शुरू कर दिया, द गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम। भारत से लूट के साल 1821 में ब्रिटिश सरकार ने डिक्लेयर किया कि अब से उनकी करेंसी पाउंड की वैल्यू गोल्ड से बैक होगी। एग्जाम्पल देकर समझाता हूं। समझो उस वक्त ब्रिटेन के पास 100 किलो सोना था, तो ब्रिटेन इस सोने के प्रपोर्शन में नोट्स छापकर उसकी वैल्यू को डिसाइड कर सकता है। मतलब अगर फॉर एग्जांपल ब्रिटेन ने 10 पाउंड्स के 10 नोट्स छापे, तो 1 पाउंड की वैल्यू हो गई 1 किलो सोना। उस समय अगर कोई इस नोट को बैंक लेकर जाता, वो इसके बदले में सोना विड्रॉ कर सकता था। इससे लोगों को फिजिकली सोना कैरी करने की कोई जरूरत नहीं थी, जैसे उन्हें पहले करना पड़ता था। ये काइंड ऑफ आज ही के ट्रांजैक्शंस की तरह ही था कि नोट दो और सामान ले लो। इसमें बस यही फर्क था कि आगे दुकानदार चाहे तो या तो वो नोट को सोने में कन्वर्ट कर सकता था, या फिर उस नोट को आगे दूसरा कुछ खरीदने के लिए पास ऑन कर सकता था। और इस तरह गवर्नमेंट गारंटीड पेपर नोट्स का कॉन्सेप्ट पूरे दुनिया में शुरू हुआ। दुनिया में इसी एक्सचेंज वैल्यू और पेपर नोट्स को लेकर ट्रेड होने लगा। अब दूसरी तरफ भारत का सारा सोना लूट कर भी ब्रिटेन का दिल नहीं भरा, वो हमें और बर्बाद करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने एक तरकीब निकाली। साल 1835 में ब्रिटेन ने कॉइनेज एक्ट पास करके एक यूनिफॉर्म करेंसी इंडियन रुपी इंट्रोड्यूस की। यस, रुपी इंट्रोड्यूस करके उन्होंने हमें तबाह कर दिया। समझाता हूं कैसे। जैसे ही रुपी देश भर में सर्कुलेट हुआ, कुछ सालों बाद उन्होंने इंडिया काउंसिल बिल पास किया, जिसमें 2 चीजें डिसाइड की गई। एक कि अब से रुपी की वैल्यू सिल्वर से लिंक्ड होगी, मतलब एक कम वैल्यू वाले मेटल से हमारी वैल्यू लिंक करने से ऑटोमेटिकली करेंसी की वैल्यू भी लो हो जाएगी। और दूसरी बात ये डिक्लेयर किया कि भारत से एक्सपोर्ट होने वाले माल का पेमेंट अब रुपीस में ही एक्सेप्ट होगा, ना कि सिल्वर जैसे प्रीशियस मेटल्स में। यह बिल पास होने से पहले क्या हुआ करता था, हमसे ट्रेड करने आए सारे वर्ल्ड ट्रेडर्स सोना, चांदी और प्रीशियस मेटल्स में पेमेंट करते थे। लेकिन अब इस वजह से भारत में प्रीशियस मेटल्स का इनफ्लो कम हो गया। ट्रेडर्स आएंगे, रिजर्व बैंक के पास सोना चांदी जमा करके रुपीस लेंगे
तो ये रियल सोना अब जाएगा कहां? अंग्रेजों में। ऑब्वियसली ब्रिटेन की तिजोरी में। और रुपी की वैल्यू जो सिल्वर से लिंक थी वो तो गिरी गई। सो हियर यू कैन सी बहुत ही सिस्टमैटिकली इंडियन रुपीस की वैल्यू को गिराया गया। बट रुको, अभी खत्म नहीं हुआ है। 1890s में इंडियन करेंसी कमेटी बैठी जिसके रिकमेंडेशन पर रुपी को गोल्ड स्टैंडर्ड पर यानी कि पाउंड्स पर शिफ्ट करके उसका फिक्स्ड एक्सचेंज रेट अपना सेट किया पाउंड, गया। हाँ। अब रेट फिक्स करते वक्त उन्होंने बताया कि क्योंकि पहले रुपी सिल्वर से लिंक्ड थी तो गोल्ड के कंपैरिजन में ऑलरेडी उसकी वैल्यू कम है और इसीलिए हम उसकी एक्सचेंज रेट 15 इंडियन 1 रुपए पे पाउंड पाउंड। इज इक्वल टू 15 रुपीज सेट कर रहे हैं। मतलब आयरनी ले देखो, सोना पहले रहा है हमारे ही सोने से खुद की करेंसी की वैल्यू को बढ़ाया, फिर हमारे ही वैल्यू को कम करने के लिए हमें सिल्वर से लिंक किया और आखिर में हम कभी उनकी बराबरी ना कर सके, इसके लिए हमारी करेंसी को लो ही सेट कर दिया। आने वाले कई सालों तक हमारे पैसों से ब्रिटेन ने खूब मौज किया, लेकिन वो कहावत है ना, ऐसे तो कर्मा 45 always ट्रिलियन नहीं होते hits ना। back। ऐसा ही कुछ आगे ब्रिटेन के साथ होने वाला था। अगर ये वीडियो का क्लिप आपको पसंद आया तो इसी के साथ तो यार वीडियो मतलब आगे फिर उसकी अंपायर गिर गई और इतनी सी चूची सी रह गया मुल्क अभी। सारी बातें छोड़, इन कमीनों ने कितना लूटा भाई यार। आप सीधी सी बात मैं करूंगा, इतना सच में जब बात आती है ना इधर अंग्रेजों की, इस तरह मेरा खून खोल उठता है। इस तरह भारत ने दुनिया पे राज किया था, फिर भारत को लूट कर बिल्कुल गरीब बनाया। 1700 तक इंडिया नंबर भाई, 1 था, सोने फिर के भारत को बास लूट था। लूट कर गरीब देश बनाया गया। हाँ, आज फिर भारत उस जगह पे खड़ा है कि ब्रिटेन की जीडीपी से ज्यादा जीडीपी से ज्यादा है। उससे भी $1 ट्रिलियन और ज्यादा। यार आज भी दुनिया हाँ। का 12 से 15% सोना इंडिया के पास, भारत औरतों के पास भारत है। को तो इतना माफ नहीं ज्यादा दे सोना सकते है। भाई। भारत सोना इंडिया के पास क्या अभी हुआ? बहुत ज्यादा है। क्या हुआ? हाँ। 100 साल के लिए 200 साल के लिए भारत डाउन रहा, हाँ। फिर से भारत राइज कर रहा फिर से है और rise दुनिया कर रहा ये है। चीज देख रही है। बिल्कुल, और जिन्होंने राइज किया था वो डाउन की तरफ जा रहे वो हैं। डाउन की तरफ जा वो रहे हैं। डाउन की तरफ जा रहे उनके हैं। इतना सा हाँ। इतनी बड़ी अंपायर दुनिया की हाँ। और अब इतना सा मुल्क लेके बिल्कुल, बैठे। वाकई ये में, फर्क होता है। ये फर्क है। क्या और हुआ? फर्ज करो अगर इंडिया के मतलब जिस तरह पाकिस्तान अलग हो गया, हाँ। बांग्लादेश अलग हो गया, और कंट्री मतलब जिसमें थे ये अलग हो ये गए, बंटवारा अगर ना ये होता ना तो होते और- तो फिर इंडिया कहाँ पर पहुंचा होता। अभी भाई ये लड़ाइयाँ ना होती हाँ। तो डेवलपमेंट और ज्यादा होती। असल में बंटवारा ये करा के बंटवारे गया। करा कर उन्होंने डिवाइड एंड रूल का जो कॉन्सेप्ट अपनाया था, इसी वजह से नुकसान उठाया आपकी क्या राय है गाइस, बताना अपना बहुत अच्छा लगा।